अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। वही तरीका कार रहेगा कि हम पहले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैन हम उसको डीप समझेंगे, दैन हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है, क्या लिखा है फर्स्ट सेंटेंस में कि टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्ट कॉमनली एफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल्स इन प्यूबर्टी और अर्ली एडल्टहुड बट सम लेटेंट फॉर्म्स कैन अकर लेटर इन लाइफ। अभी टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये आम तौर से कब ज़ाहिर होती है, प्यूबर्टी में और अर्ली चाइल्डहुड में ज़ाहिर होती है। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 से 6 साल तक की हम उम्र को कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, प्यूबर्टी जो होता है हमारे पास ये हम कहते हैं, अगर हम बात करें फीमेल्स की तो हम इसमें कहते हैं कि 8 से 13 साल की उम्र प्यूबर्टी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मेल्स की तो उनमें 9 से 14 साल की उम्र, यानी कि फुल ये हमारे पास हम बोल सकते हैं बालिग होने का पीक होता है। ठीक है, ये उम्र, ठीक है, प्यूबर्टी कहते हैं इसको। तो डायबिटीज़ हमारे पास मोस्ट कॉमनली इन दो उसमें फेस में शो होती है ज़िंदगी के, या फिर ऐसा भी होता है कुछ डायबिटीज़ की किस्में ऐसी भी हैं जो कि जो ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा होता है, बुढ़ापे वाला हिस्सा, उसमें ज़ाहिर होती हैं। तो डायबिटीज़ की टाइप 1 डायबिटीज़ में समझेंगे कि इसकी बहुत सारी अक़साम हमारे पास होती हैं। इस सेंटेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास क्या लिखा था, प्यूबर्टी, यानी कि जवानी में क्या होती है, डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखिए प्यूबर्टी में क्या होता है, हमारे पास एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, उन पीक पर होते हैं। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन भी क्या होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 3 हार्मोन बेसिकली मसला क्रिएट करते हैं। किस तरीके से, हमारे पास देखिए हमारे पास एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या करते हैं, ये बॉडी में जो फैट का टूटना है उसको बढ़ा देंगे। फैट का टूटना यानी कि लाइपोलाइसिस, फैट का टूटने को बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी फैट को तोड़ेंगे जब खून में फ्री फैटी एसिड की मिकदार ज़्यादा होगी, अमाउंट, तो फ्री फैटी एसिड क्या होगी, जो फ्री फैटी एसिड फैट की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो बेसिकली सेल्स में जहाँ पर इंसुलिन ने आके अटैच होना था वहाँ पर उस रास्ते को ब्लॉक कर देगी, इनके वहाँ पर आके खुद फ्री फैटी एसिड वहाँ लग गई। ठीक है, तो बेसिकली इंसुलिन जो गेट होगा, रिसेप्टर नहीं खोल पाएगा सेल्स के, और ग्लूकोज जो होगी वो खून में ही रहेगी। तो बेसिकली ये जानबूझ कैसे किया जाता है, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल, हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस। ये बॉडी ने खुद रुकावट डेवलप की, ऐसा क्यों किया, ताकि जो सारी शुगर है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल रहे। ठीक है, सेल्स के अंदर ना चली जाए बल्कि कहाँ ग्रोथ जो हो रही है बॉडी में उसके लिए अवेलेबल रहे। यही चीज़ क्या करेगी, यही चीज़ बीटा सेल को स्ट्रेस पे ले आएगी, क्योंकि बीटा सेल की अब मजबूरी बन गया कि वो क्या करेगा, ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा। ज़्यादा इंसुलिन क्यों बनाएगा, इसलिए बनाएगा ताकि जो ब्लॉकेज हो चुकी है कि जो सेल हैं, सेल के जहाँ पर इंसुलिन आना है, यहाँ पर कौन है, फ्री फैटी एसिड है, फैटी एसिड्स है। ठीक है, तो उन फैटी एसिड को रस्ते से हटाने के लिए इंसुलिन की क्वांटिटी को ज़्यादा करना होगा, ताकि इंसुलिन आए उस जगह पर फैटी एसिड हट जाए और इंसुलिन क्या करे, रिसेप्टर को खोले और ग्लूकोज चली जाए सेल के अंदर। ठीक है, तो क्या करना होगा, ये इसकी मजबूरी, क्या करेगा, ज़्यादा वर्क करेगा, ओवर वर्किंग करेगा। ठीक है, जब ओवर वर्किंग करेगा तो बेसिकली इसको क्या बनेंगे, हाइपर इंसुलिनीमिया। कौन सी कंडीशन जाएगी, हाइपर इंसुलिनीमिया। एक तो बीटा सेल थके हुए, ऊपर से ज़्यादा वर्किंग करें, यानी कि ज़्यादा बना रहे हैं इंसुलिन, दैट्स वाई हम कह रहे हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। ठीक है, अब ज़्यादा वर्किंग से होगा क्या, हमारे पास कि जो हमारे पास बीटा सेल्स है, ठीक है, इनके अंदर के जो GAD इंजाइम होते हैं, अगर हम बात करें GAD इंजाइम हो गया, और जो इंसुलिन थी, ठीक है, वो हल्की हल्की सरफेस पर शो होने लग जाएगी। ठीक है, यानी कि ये सरफेस अब नॉर्मल नहीं रहेगी, क्योंकि हाइपर होके थक के थोड़ी सी ख़राब हो गई, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस पर जाहिर होने लग जाएंगे, इसको हम कहेंगे एंटीजन एक्सपोजर। क्या बोलेंगे, एंटीजन एक्सपोजर। ठीक है, और जल्दी जल्दी में कुछ गलत इंसुलिन बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे न्यू एंटीजन। क्या बोलेंगे, NEO, न्यू एंटीजन। अब ये सब चीज़ें जब हमारे इम्यून सिस्टम ने देखी, जवानी में क्या होता है, हमारी बॉडी का दिफाई निज़ाम बहुत ही एक्टिव होता है। ठीक है, जब उसने देखा कि कोई नई चीज़ है बॉडी में, ठीक है, ये एंटीजन एक्सपोजर हुआ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंटीजन एक्सपोजर। ठीक है, पहले नॉर्मली तो नहीं था, अगर नॉर्मल हेल्थी बॉडी होती है तो इस तरह से तो नहीं होता कि हमारे पास सरफेस पे जाहिर हो रही है सब चीज़ें। ठीक है, तो हल्की हल्की दिख रही हो, तो बॉडी क्या करेगी, हमारे टी सेल, बॉडी में टी सेल जो है वो पहचानेंगे, इस जगह आएंगे और क्या करना शुरू कर देंगे, अटैक करना शुरू कर देंगे। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम क्या करना शुरू कर देगा, अटैक करेगा, और बीटा सेल को तबाह कर सकता है, हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समझेगा क्या पता ये कोई फॉरेन चीज़ थी, कोई वायरस था या कोई एबनॉर्मल सेल था, तो दैट्स वाई बॉडी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप देखिए हमारे पास जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसकी डेफिनेशन यही है हमारे पास के जो पेनक्रियाज के बीटा सेल हैं उन पर अपना ही इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इम्यून सिस्टम के सेल्स अटैक करना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो ऐसे अपने सेल, अपने ही बॉडी के सेल्स को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, क्या उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल्स को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। जैसे हमने अभी देखा कि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है,
तो इनको भी चेक करने के लिए सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं इम्यून टॉलरेंस। क्या कहते हैं? इम्यून टॉलरेंस, ठीक है। लेकिन जवानी में ये इम्यून टॉलरेंस फेल हो सकता है, ठीक है। इसके दो मेन हम बोल सकते हैं एरियाज होते हैं, ठीक है। पहला एरिया हम डिस्कस करने लगे हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली बोलते हैं हम सेंट्रल टॉलरेंस। क्या कहते हैं? सेंट्रल टॉलरेंस, ठीक है। अभी सेंट्रल टॉलरेंस क्या होती है, ठीक है। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग कैंप है। हमारी जो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसके जो टी सेल होते हैं, हमारी टी सेल कौन से हैं? इम्यून सिस्टम के सेल्स है ना, टी सेल, ठीक है। तो इन टी सेल की ट्रेनिंग होती है थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड हम जानते हैं, हमारे पास थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड में ट्रेनिंग होती है। अब इन थाइमस ग्लैंड में उन टी सेल को बेसिकली ख़त्म किया जाता है, वो टी सेल जो कि अगर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हो, ठीक है, जैसे कि सेल्फ रिएक्टिव हो, अपनी बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो उनको यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ जीन्स में गलतियों की वजह से, किसी किसी में कहा जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, कुछ टी सेल, ऐसे टी सेल जो कि सेल्फ रिएक्टिव यानी कि बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो बच के निकल जाते हैं, ठीक है। इस ट्रेनिंग कैंप से बच के निकल जाएंगे। दूसरा एरिया हमारे पास है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। क्या कहते हैं? पेरिफेरल टॉलरेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वो सेल हमारे पास, वो टी सेल जो कि सेल्फ रिएक्टिव यानी कि बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते थे और बच के निकल गए, इस थाइमस जो ग्लैंड था उससे बच के निकल गए, ठीक है। तो उनके लिए भी एक और हमारे पास तरीका है कि किस तरीके से बॉडी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो उन सेल्स का नाम होता है टी रेगुलेटरी सेल्स, ठीक है। अब ये सेल क्या करते हैं, उनको ढूंढते हैं जो बच के निकल गए थे टी सेल, ठीक है, जो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बॉडी के सेल्स को, अपने सेल को, सेल्फ रिएक्टिव थे, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने से रोकते हैं, उनको हम कहते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है, जवानी में क्या होता है, प्यूबर्टी में साइटोकाइन जो हार्मोन है, ये भी क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है, ये बड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक हार्मोनल तूफान होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो टी रेगुलेटरी सेल्स होते हैं उनका काम सुस्त पड़ जाता है, स्लो पड़ जाता है, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास जो बेसिकली टी सेल थे, ठीक है, जो सेल्फ रिएक्टिव थे, जो कि थाइमस ग्लैंड से बच के निकल गए थे, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और डिस्ट्रॉय कर सकते। जैसे ही मौका मिला उनको, हल्का सा ही मौका मिला, देखिए हल्का सा मौका मिला था, बस हल्का हल्का जाहिर हुए थे ये हमारे पास इंसुलिन जाहिर हुई थी, जीएडी एंजाइम जाहिर हुए थे, तो डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो उनको हल्का सा ही मौका मिलेगा, वो क्या कर देंगे, बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। हमने कहा हमारे पास के साइटोकाइंस का लेवल हाई होता है जवानी में। ऐसा क्यों होता है? देखिए हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है प्यूबर्टी में, ठीक है। अब बात करें अगर हम पेनक्रियास की, पेनक्रियास में बीटा सेल हैं, ठीक है, ये ओवर वर्किंग करें, इंसुलिन ज़्यादा मेक करें, तो होगा क्या हमारे पास कि इनके जो प्रोडक्शन प्लांट है बीटा सेल का, यानी कि अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, थक जाएगा, ज़्यादा इंसुलिन मेक कर करके थक जाएगा बीटा सेल, ठीक है। तो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, सिग्नल रिलीज करेगा, इसको हम कहेंगे ईआर स्ट्रेस। क्या कहेंगे, ईआर स्ट्रेस। और सिग्नल क्या होगा, और वो सिग्नल होगा साइटोकाइंस। ये सिग्नल बेसिकली हेल्प का सिग्नल होगा। लेकिन बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल, टी सेल यहाँ पहुँचेंगे और उनको लगेगा यहाँ पर कोई एबनॉर्मल सेल है या फिर यहाँ पर कोई वायरस वगैरह घुस गया, इसलिए सिग्नल इतने रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो इसको तबाह कर सकता है, ठीक है, इसको बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, यहाँ पर गलती के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कौन से टी सेल डिस्ट्रॉय करेंगे, वो टी सेल जो कि सेल्फ रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जो कि बच गए थे, ठीक है। और जवानी में, क्योंकि हमने कहा भी, इसको डिस्कस भी करेंगे हम बाद में, कि जवानी में साइटोकाइंस का लेवल हाई होता है, इसलिए हमारे पास क्या होता है, टी रेगुलेटरी सेल, वो सेल जो कि टी रेगुलेटरी सेल, कौन सा सेल, वो सेल जो कि सेल्फ रिएक्टिव टी सेल को बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने से रोकते हैं, इनका जो काम होता है सुस्त पड़ जाता है, ठीक है। दैट्स वाई गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हो गई एक वजह कि साइटोकाइंस का लेवल हाई होता है प्यूबर्टी में। दूसरी वजह ये भी है हमारे पास कि जवानी में क्या होता है, फैट की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है। अगर हम बात करें मेल्स की बात करें, अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो उनकी अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग हम बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें थाइस वाले एरिया पे क्या होती है, ज़्यादा फैट आ जाती है, ठीक है। तो ये फैट का जवानी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, इसके फैट की डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट में क्या होता है, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, ठीक है। एक और ये भी हमारे पास है कि हमारे पास एस्ट्रोजन, जब जवानी में एस्ट्रोजन बनता है, पीक पर होता है, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है, तो हमारा बीटा सेल या एस्ट्रोजन का रिलीज होना क्या करते हैं, बीटा सेल और टी सेल को ज़्यादा एक्टिव कर देता है, ठीक है। और हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को क्या कहता है कि साइटोकाइंस को बढ़ाओ, अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडी में कोई वायरस आ भी जाए तो बॉडी उससे लड़ सके अच्छे से। प्यूबर्टी में होता क्या है, हमारे पास जो टी रिएक्टिव सेल यानी कि वो सेल जो कि अपने ही सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जवानी में जो थाइमस ग्लैंड होता है हमारा, उसकी वर्किंग डाउन हो जाती है। क्यों? जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जवानी में पीक पर होते हैं अपने, तो थाइमस ग्लैंड की वर्किंग डाउन हो जाती है, ठीक है। और आपकी जैसे एज गुजरेगी, थाइमस ग्लैंड जो हमारे पास होते हैं, ये एट द एंड जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो
थाइमस ग्लैंड जो है बस एक फैट का बिल्कुल स्मॉल सा टुकड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो अपनी स्लो स्लो अपनी ग्रोथ को खत्म कर रहा होता है थाइमस ग्लैंड। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली एक नेचुरल एक तरीका कार है, ठीक है। क्योंकि ये क्या समझता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्यूबर्टी तक जितना लड़ना था आपने यानी कि जितना लड़ना था बॉडी ने उतना लड़ लिया, ठीक है। क्योंकि बॉडी में काफ़ी सारे मेमोरी सेल्स बन चुके हैं, ठीक है। हम जानते हैं बॉडी में कोई भी चीज़ आएगी फॉरन तो इसके खिलाफ सेल्स बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो ये समझता है बेसिकली कि मेमोरी सेल बन चुके हैं काफ़ी हद तक, तो ये क्या करता है अपने अपनी वर्किंग को स्लो कर देता है, ठीक है। एक ये भी होता है हमारे पास कि अब बॉडी क्या समझती है कि प्यूबर्टी वाली एज है, अब हमें क्या करना है, अपने इम्यून सिस्टम का जो ध्यान उससे थोड़ा सा हटा कर कहाँ लाना है ध्यान, अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर लेके आना है, ग्रोथ हेल्थ पर लेके आना है, तो उस तरफ तवज्जो बॉडी की कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस तरफ ज़्यादा काम हो रहा है। अब जवानी में चूँकि हमारे पास थाइमस ग्लैंड की वर्किंग स्लो है, तो जो टी सेल्स, वो जो रिएक्टिव टी सेल थे, जो कि जिनको नहीं जाना था बॉडी में आगे पास नहीं होना था, वो सेल्फ रिएक्टिव थे, वो भी क्या हो गए अब बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास थाइमस ग्लैंड की वर्किंग क्या हो गई, स्लो हो गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेंट फॉर्म कैन अकर लेटर इन लाइफ। लेटेंट मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ डायबिटीज़, कुछ टाइप 1 डायबिटीज़ की ऐसी अकसाम भी हैं लेटेंट, यानी कि जो अंदर ही अंदर बॉडी में बढ़ती रहती हैं और एक वक्त आके ज़ाहिर होता है। जब एक वक्त आता है ज़ाहिर होता है कि डायबिटीज़ है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि टाइप 1 है या टाइप 2, क्योंकि हम जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, अक्सर बड़ी एज के लोगों में होती है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ की ऐसी अकसाम भी हैं जो कि थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय करती रहेंगी अंदर, लेकिन बॉडी को फील नहीं होगा, ठीक है। जब एज पहुंच जाएगी, जब हम बूढ़े होने के करीब करीब होंगे, तो जाहिर होगा कि डायबिटीज़ है, ठीक है। तो इसको टाइप 2 डायबिटीज़ से मिक्स नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, दो बड़े टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट किए जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। पहला टेस्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है, वो है हमारे पास, टेस्ट का नाम है हमारे पास जीएडी टेस्ट। जीएडी टेस्ट कौन सा है, यानी कि ये वो टेस्ट है, जैसे हमने बात की थी हमारे पास कि बीटा सेल जो थे, बीटा सेल ओवरवर्क कर रहे थे, यानी कि इंसुलिन ज़्यादा बना रहे थे, तो क्या हो रहा था, हमारे पास बीटा सेल स्ट्रेस में आ गए थे और उनका क्या जाहिर होने लगा था, जीएडी एंजाइम जाहिर होने लगा था। जीएडी एंजाइम जो होता है वो आमतौर से नॉर्मली जाहिर नहीं होता। जीएडी एंजाइम है क्या, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, एक बहुत ही खास किस्म का एंजाइम है जो कि बीटा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें क्या होता है, हल्का हल्का जाहिर होता है और टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स आते हैं यहाँ पर और डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको हमेशा के लिए तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ होगी तो जीएडी एंजाइम ये क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा खून में, ठीक है। और जब टेस्ट करेंगे तो हम पहचान लेंगे कि ये अगर जीएडी प्रेजेंट है खून में, तो हम समझ जाएंगे ये कौन सी डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जीएडी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एक टेस्ट का नाम है जीएडी और सेकंड हमारे पास टेस्ट है उसका नाम है सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड टेस्ट में क्या देती है, इसमें देखते हैं हम कि हमारे पास जो बॉडी है, बॉडी के अंदर खुद कितनी इंसुलिन बन रही है, यानी कि बॉडी खुद कितनी इंसुलिन बना रही है, ठीक है। अब इस टेस्ट में अगर आपको दिखाई दे कि हमारे पास वैल्यू हाई है, यानी कि इंसुलिन ज़्यादा बन रही है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कौन सी डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन होती है लेकिन सेल उसको रिसीव नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि इंसुलिन के रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल जो होता है इंसुलिन के रिसेप्टर नहीं खोल पा रहा होता, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे टाइप 2 डायबिटीज़ है। लेकिन अगर हमारे पास सी पेप्टाइड में क्या टेस्ट में इसमें क्या आ रहा है, इंसुलिन की वैल्यू कम आ रही है, तो हम समझ जाएंगे क्या हो रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ है। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, बॉडी क्या कर रही थी, बॉडी खुद के बीटा सेल्स को खुद डिस्ट्रॉय कर रही होती है। ऑटो इम्यून डिसीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। अब ये दोनों डायबिटीज़ टाइप 1 ही कहलाएंगे, जो प्यूबर्टी में हो रही है या फिर जो हमारे पास यानी कि बड़ी एज के लोगों में हो रही है, ठीक है। अगर दोनों हमारे पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रही है तो हम उनको दोनों को टाइप 1 डायबिटीज़ ही कहेंगे, लेकिन दोनों के कुछ नाम अलग तरीके से होंगे। क्या नाम होगा, जो प्यूबर्टी में हो रही है इसको हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ ड्यू टू रैपिड अटैक, ड्यू टू रैपिड अटैक, क्योंकि इसमें जो हमारे पास इम्यून सेल्स हैं, टी सेल्स, वो रैपिड अटैक करें, रैपिड यानी कि फ़ौरन फ़ौरन से क्या कर रहे हैं, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करें। जबकि अगर हम देखें जो हमारे पास बूढ़ी एज के लोगों में हो रही है, वो स्लोली स्लोली डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और अब जाके हमें पता चला कि बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, लेकिन इसमें डिस्ट्रक्शन रैपिड नहीं थी, ठीक है। तो अब इसको कहते हैं LATA। क्या कहते हैं, LATA, यानी कि लेटेंट ऑटो इम्यून डिसीज इन एडल्ट, ठीक है। और लेटेंट का मतलब क्या है, हम जानते हैं इसका मतलब क्या है कि आहिस्ता या छुपा हुआ, यानी कि ये जो डायबिटीज़ है जो जो बूढ़े एज के लोगों में हो रही है, हम इसको LATA क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्लो स्लो हो रही थी, लेकिन अब जाके हमें कंफर्म हुआ कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है। लेटेंट मतलब क्या होता है, आहिस्ता या छुपा हुआ। The disease is characterized by an absolute deficiency of insulin caused by massive beta cell necrosis. अब ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस कर लिया था हमने कि हमारे पास जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो क्यों हो रही है, क्योंकि डिफिशियंसी है इंसुलिन की, ठीक है। इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, बीटा सेल में जो इंसुलिन बनाते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम उसकी उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मैसिव बीटा सेल नेक्रोसिस। मैसिव मतलब क्या हुआ, मैसिव मतलब ये हुआ कि जो पेनक्रियास है उसमें जो बीटा सेल है वो सिर्फ 2-4 बीटा सेल नहीं तबाह हुए,
बल्कि तकरीबन 80 से 90% हमारे जो बीटा सेल थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हमारे खुद के इम्यून सिस्टम ने क्या कर दिया, उनको तबाह कर दिया। इसलिए हमने कहा मैसिव, यानी कि बहुत बड़ा ये बेसिकली नुकसान हुआ है। ठीक है, अब आगे लिखा है बीटा सेल नेक्रोसिस। बीटा सेल यानी कि बीटा सेल तबाह हो गया। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है? नेक्रोसिस का मतलब होता है, देखिए नेक्रोसिस जो लफ्ज़ है ये तब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक किसी बाहर के किसी चीज़ ने अटैक ना किया हो एक सेल पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हमारे बीटा सेल थे, ठीक है, ये पेनक्रियास थे, ठीक है, तो बीटा सेल खुद डिस्ट्रॉय नहीं हुए, इनको किसने डिस्ट्रॉय किया? टी सेल ने आके डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो हम इसलिए नेक्रोसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ठीक है, अब होता है कि यहाँ पास टी सेल आए, ठीक है, इन्होंने क्या किया? बीटा सेल की मेम्ब्रेन में होल बना दिए। क्या कर दिए? होल। जब ये होल हो गया यानी कि सुराख हो गया, तो क्या होगा? यानी कि बाहर जो वाटर था और बाहर जो आयन थे, बीटा सेल के बाहर जो वाटर था और आयन थे, ये क्या होंगे? ये इन होल्स के जरिए सेल के अंदर आना शुरू कर देंगे, बीटा सेल के अंदर आ जाएंगे। अब बीटा सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ठीक है, ये सॉइल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर वाटर भी आ रहा है एंड आयंस भी आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक वक्त आएगा इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि मजीद नहीं फूल सकता। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट। क्या हो जाएगा? ये बीटा सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट। अब बीटा सेल जो बर्स्ट होगा तो बीटा सेल के अंदर जो कुछ था यानी कि जीएटी एंजाइम थे, हमने बात की थी, ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम था। ठीक है, और भी जो कुछ इसके अंदर था वो सब कुछ कहाँ चला जाएगा? आसपास के एरिया में फैल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो अंदर सब कुछ था वो बाहर फैल जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये इम्यून सिस्टम के और सेल को यहाँ पर लेके आ गए, यानी कि एक रेड अलर्ट जारी हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो इम्यून सिस्टम के सेल थे अब वो यहाँ आना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले तो ये एक डिस्ट्रॉय था, लेकिन अब जो मजीद इसने अपना जो कचरा था, जो बाहर अंदर जो कुछ था आसपास के इलाके में फैला दिया, तो अब इम्यून सिस्टम के और सेल्स आएंगे और डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। Loss of beta cell function is usually attributed to autoimmune mediated process directed against the beta cell, and it may be triggered by an invasion of viruses or the action of chemical toxins. इस सेंटेंस में दो हमारे पास कॉसेस वजह बताई गई हैं कि बीटा सेल खुद को क्यों डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो पहला हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन्वेजन ऑफ वायरसेस। ठीक है, हम इसको डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में कुछ वायरस होते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, तो लेकिन उनकी शक्ल जो होती है हमारे पास बीटा सेल से मैच करती होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कॉक्सा, ठीक है, सेकी वायरस। अब ये जो वायरस है कॉक्सासेकी वायरस बी, इस वायरस की शक्ल काफ़ी हद तक मिलती है बीटा सेल के प्रोटीन से, यानी कि इसके प्रोटीन और बीटा सेल के प्रोटीन मैच करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हमारे जो बॉडी में जब ये वायरस आया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी कि टी सेल ने जब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती हैं, ठीक है, एंटीबॉडी बनती है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वह एंटीबॉडी इस पर भी हमला करती है बीटा सेल पर, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ठीक है, यानी कि शक्ल मैच हो रही होती है। दैट्स वाई बॉडी का इम्यून सिस्टम गलत फहमी में आकर इनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो एक तो रीज़न ये है, हो गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एक्शन ऑफ केमिकल टॉक्सिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे केमिकल हैं जो कि डायबिटीज़ कॉज कर सकते हैं, लेकिन हम इनमें से सिर्फ एक ही को डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। केमिकल का नाम है एलोक्सिन, ALLOXAN। ठीक है, ये एलोक्सिन है क्या? आप जो आटा यूज़ करते हैं, सफ़ेद मैदा होता है, उसका सफ़ेद रंग क्यों होता है? देखें, जो नेचुरली हमारे पास व्हीट होता है, फ्लोर होता है, आटा होता है, उसका रंग कैसा होता है? हल्का हल्का पीला रंग होता है। ठीक है, लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, अब इसको बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार बनाने के लिए क्या करते हैं? इसमें हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यूज़ किया क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस यूज़ किया। अब क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस जब इस आटे में इंजेक्ट की गई तो हुआ क्या हमारे पास? ये जो क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस थी, ठीक है, ये गई और यहाँ पास आटे में एक प्रोटीन होता है ग्लूटिन, GLUTEN, ग्लूटिन। ठीक है, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस गई और इस ग्लूटिन प्रोटीन का एक हिस्सा, इसको हम बोल रहे हैं हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन से क्या होती है? टकराती है। जब हिस्टिडीन से टकराती है यानी कि रिएक्ट करती है, तो इसके नतीजे में एक गैस, एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, गैस तो नहीं बोलेंगे, एक चीज़ बनती है, उसको हम कहते हैं एलोक्सिन। ठीक है, ALLOXAN। एलोक्सिन हमारे पास हम बोल सकते हैं ख़तरनाक केमिकल है, पढ़ेंगे क्यों ख़तरनाक केमिकल है। ठीक है, अब ये एलोक्सिन बन जाता है। ये एलोक्सिन जो होता है ये आटे के जो हमारे पास आटे के साथ चिपक जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी कि बहुत ही हम बोल सकते हैं स्मॉल लेवल पर चिपक गया, जिसको निकालना, इसको अलग करना बहुत ही नामुमकिन है। हम बोल सकते हैं कि नामुमकिन है। हम एलोक्सिन को आटे के मॉलिक्यूल से अलग नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है? चिपक जाता है। ठीक है, तो देखें, क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस ने किसके से रिएक्ट किया? हिस्टिडीन, ग्लूटिन प्रोटीन का हिस्सा हिस्टिडीन से रिएक्ट किया, बदले में क्या बना? एलोक्सिन बना। ठीक है, एलोक्सिन। तो ये हमने क्लियर कर लिया कि एलोक्सिन है क्या। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एलोक्सिन किस तरीके से डायबिटीज़ कॉज कर रहा है। ठीक है, अब होता है कि हमारे पास ये पेनक्रियास है। ठीक है, पेनक्रियास में बीटा सेल है। ठीक है, अब बीटा सेल जो होते हैं ये इनके ऊपर यानी कि बोल सकते हैं इनकी मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? दरवाजे लगे हुए हैं, जिनको हम कहते हैं GLUT
टू ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, इन दरवाज़ों का काम क्या है, बस कि शुगर को अपने अंदर लेना, जो ग्लूकोज खून में अपने अंदर लेना। ये कहाँ है, बीटा सेल के मेम्ब्रेन पर लगे हुए, GLUT2 ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, ये गेट जो होते हैं, ये डिपेंड करता है कि खून में शुगर कितनी हाई है। अगर खून में शुगर थोड़ी हाई है तो ये गेट भी उतनी कम ही रफ्तार से शुगर को अंदर लेंगे, लेकिन अगर खून में शुगर हाई है तो ये ज़्यादा मिकदार में खुलेंगे, ज़्यादा मिकदार में क्या करेंगे, शुगर को अंदर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि खून में शुगर कितनी है। ठीक है, तो इनकी स्पीड भी डिपेंड करती है खून की शुगर के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये जो होता है, ये ग्लूकोज को अंदर लेता है। ठीक है, और जब ग्लूकोज अंदर जाता है बीटा सेल के अंदर तो एटीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी बनती है, एटीपी बेसिकली एनर्जी करेंसी। ठीक है, अब ये एटीपी जो होती है बीटा सेल को सिग्नल देती है कि खून में ग्लूकोज आ गई, अब इंसुलिन को बाहर निकालो। ठीक है, नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली केस ये होता है। लेकिन हमारा मसला क्या हो रहा है कि एलोक्सिन जो है हमारे पास है, ALLOXAN, एलोक्सिन जो केमिकल है हमारे पास है, इसकी शक्ल मिलती जुलती है ग्लूकोज से। ठीक है, ये खून में घूम रहा है, जिसने बात की कि उन्होंने आटा खाया, आटे के अंदर मॉलिक्यूलर पर चिपका हुआ है, हम इसको निकाल नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। तो ये केमिकल हमारे पास गया। ठीक है, तो ये केमिकल ग्लूकोज के बदले यहाँ पर आगे लग गया इस गेट के ऊपर। लेकिन हम जानते हैं कि बीटा सेल को तो बस ये पहचाना है कि ग्लूकोज की शक्ल है, तो वो समझता है ये ग्लूकोज है और उसको अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, इस एलोक्सिन को क्या कर दिया, अपने अंदर ले लिया। अब जब अपने अंदर लेगा तो मसला क्रिएट होगा। क्या मसला होगा, ये मेरे पास बीटा सेल है। ठीक है, पेनक्रियाज के अंदर से बीटा सेल मैंने निकाल लिया, इसको बड़ा करके हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके हमने जो बात की थी कि बाहर क्या होता है, ट्रांसपोर्टर, जिसको हम कहते हैं GLUT2 ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब हमारे पास एलोक्सिन आ गया, एलोक्सिन की शक्ल किससे मिलती जुलती है, ग्लूकोज से। ठीक है, तो हमारे पास एलोक्सिन यहाँ पर आके लग जाएगा। ठीक है, और उसने बीटा सेल ने क्या कर दिया, अपने अंदर एलोक्सिन को ले लिया। लेकिन एलोक्सिन जो होगा ये शक्ल मिल रही है, ग्लूकोज थोड़ी ना है, तो ये एटीपी में कन्वर्ट, यानी कि एटीपी नहीं बनाएगा, सेल के अंदर जाके एटीपी नहीं बनाएगा। ठीक है, एटीपी के बदले क्या करेगा, देखिए ये क्या करेगा, सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, सेल के अंदर जो सब कुछ होता है उसको क्या करेगा, यानी कि सेल की मशीनरी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जिसके बीटा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था उसको भी तबाह कर दिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया तबाह हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। जब इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो होगा क्या, हमारे पास जो बीटा सेल की आखिरकार यानी कि पूरे प्रोसेस होगा, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन आखिरकार हमारे पास क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है बीटा सेल की, वो क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, जब ये फटती है तो बेसिकली एक ब्लास्ट एक तरीके से जो चीज़ें अंदर होनी चाहिए थी बीटा सेल के अंदर, वो सारी चीज़ें कहाँ हो जाएंगी, बाहर खून में फैल जाएंगी। ठीक है, अब इसी को हम कहते हैं नेक्रोसिस। क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। ठीक है, अब हमारे खून में क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो जब देखेंगे कि खून में चीज़ें घूम रही जो कि नॉर्मली नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह थे, जो एंजाइम थे, वो नॉर्मली थोड़ा ना होते हैं खून में। ठीक है, तो हमारे पास T सेल एक्टिवेट होंगे और आएंगे यहाँ पर हमला करना शुरू कर देंगे। भले ही एलोक्सिन बिल्कुल स्मॉल सा था, भले ही एलोक्सिन ने सिर्फ एक बीटा सेल पे हमला किया था, लेकिन जब इसकी चीज़ें आसपास बिखरी तो हमारे पास T सेल से पहचानता हुआ आएगा। ठीक है, तो वो तकरीबन बोल सकते हैं काफ़ी सारे जो हमारे पास बीटा सेल थे उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकती है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम क्या करना शुरू कर देगा, हमारे बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। आगे लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेल द पेनक्रियाज फेल टू रिस्पॉन्ड टू ग्लूकोज एंड द टाइप 1 डायबिटीज शो क्लासिक सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन डिफिशिएंसी, पोलीडिप्सिया, पोलीफैगिया, पोलीयूरिया एंड वेट लॉस। ये बॉडी हमारे पास है। ठीक है, और इसमें क्या है, खून में ग्लूकोज तो है लेकिन इंसुलिन नहीं है बिकॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, हमारे बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस वजह से इंसुलिन नहीं बन रही। ठीक है, इसके खून में क्या है, इंसुलिन नहीं है। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है, 4 बड़े मसले होते हैं, 4 बड़े मसले, पोलीडिप्सिया, पोलीफैगिया, पोलीयूरिया, वेट लॉस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोलीयूरिया को। पोलीयूरिया का मतलब क्या होता है, पोलीयूरिया का मतलब होता है बार बार पेशाब आना। ठीक है, तो होता है क्या हमारे पास, देखें इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास किडनी नॉर्मली क्या करती है, किडनी खून को फिल्टर करती है। ठीक है, अब जब खून में हमारे पास नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये नॉर्मल लेवल है। ठीक है, किडनी आराम से हैंडल कर लेगी। किडनी में क्या होते हैं, स्पेशल पम्प्स होते हैं, वो पम्प जो कि क्या करते हैं, जो शुगर होती है, शुगर को दोबारा बॉडी में रीअब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि बॉडी के खून में भेजते हैं। ठीक है, इसको यूरिन के जरिए नहीं निकालते। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, हमारे पास खून में शुगर हाई है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से शुगर हाई है। ठीक है, तो किडनी के ये पंप जो होंगे वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। ठीक है, तो वो शुगर को हैंडल नहीं कर पाएंगे, शुगर क्या हो जाएगी, यहाँ पास निकलना शुरू हो जाएगी हमारे, यानी कि यूरिन के जरिए निकलना शुरू हो जाएगी बॉडी से। ठीक है, लेकिन अगर शुगर की केमिस्ट्री देखें, यानी कि शुगर का स्ट्रक्चर देखें, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें, केमिकल स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर और पानी का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी केमिस्ट्री देखें, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, पोलर पोलर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज के जो हमारे पास मॉलिक्यूल थे वो क्या करेंगे, पानी को अपने साथ होल्ड कर लेंगे। इसलिए क्या होगा, हमारे पास एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा हमारे पास जो यूरिन आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, ग्लूकोज है
और ऊपर ज़्यादा यूरिन क्यों आ रहा है? इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो पानी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर केमिस्ट्री। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि पोली यूरिया मतलब क्या, पोली मतलब ज़्यादा, यूरिया मतलब यूरिन ज़्यादा आ रहा है। शुगर की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी से पानी भी निकल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होती है, डिहाइड्रेशन, इनके पानी की कमी हो जाती है। अब चलते हैं पोलीडिप्सिया की तरफ। पोलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, ज़्यादा प्यास लगेगी। अब ज़्यादा प्यास हमें क्यों लगेगी, ये लिंक करता है पोली यूरिया से। हम पोली यूरिया को समझ चुके हैं, अब चलते हैं पोलीडिप्सिया की जाने, तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। देखिए होता है कि हमारी बॉडी में अब जब पानी लॉस हो रहा है बॉडी से, ठीक है, तो यानी कि खून का गाढ़ापन बढ़ रहा है। ठीक है, जब खून से सारा पानी हमारी बॉडी से यूरिन के जरिए बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो खून का जो गाढ़ापन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसको हम बायोलॉजी में कहते हैं ऑस्मोलैलिटी। ठीक है, तो जब खून का गाढ़ापन बढ़ता है तो हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या है, ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब ये खास हिस्से जो हाइपोथैलेमस पर हैं, देखिए ये महसूस कर लेते हैं खून में गाढ़ेपन को। जब खून में गाढ़ापन होता है तो ये हिस्से क्या होते हैं, ये हिस्से सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ दिमाग के लिए एक डेंजरस सिग्नल की तरह काम करेगी। अब दिमाग का ये जब डेंजरस सिग्नल मिला दिमाग को, तो इसके बदले में दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट होगा, इसको कहते हैं थर्ड सेंटर। क्या कहते हैं, थर्ड सेंटर। ठीक है, अगर ये हिस्सा एक्टिवेट ना हो तो हमें कभी प्यास ही ना लगे। ठीक है, तो हम पानी ना पिएं। तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा खून का प्रेशर बहुत हद तक डाउन हो सकता है, जो कि हमारे लिए डेंजरस कंडीशन हो सकती है। तो खून के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि खून का एक बैलेंस गाढ़ापन होता है, वो गाढ़ापन उसको होना चाहिए खून का। ठीक है, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो नुकसानदेह। ठीक है, यानी कि खून का प्रेशर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए दिमाग में क्या होता है, हमारे पास थर्ड सेंटर होता है। क्या होता है, थर्ड सेंटर। ठीक है, खून में गाढ़ेपन को कंट्रोल करने के लिए एक तो हमारे पास क्या किया, हमारे ब्रेन ने थर्ड सेंटर को एक्टिवेट किया कि पानी पियो और अपने खून का जो बैलेंस है, गाढ़ापन, उसको सही तरीके से, खून में गाढ़ेपन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन ने दो काम किए। ठीक है, एक तो काम क्या किया हमारे पास के, क्या कर दिया, थर्ड सेंटर को एक्टिवेट कर दिया, जिस समय क्या हो गया, जिस समय प्यास लग गई। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या होगी, सेकंड चीज़ ये होगी, इसलिए क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा प्यास लगती है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, कि हमारा थर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है। सेकंड चीज़ क्या करेगा ब्रेन, हमारे पास जो किडनी के ऊपर हार्मोन होते हैं, एडीएच हार्मोन, जिसको हम कहते हैं हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अब एडीएच जो हार्मोन होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है बेसिकली, ये क्या करते हैं, हमारे पास किडनी को ऑर्डर देते हैं कि हमारे पास बॉडी में क्या है, पानी की कमी है, तो जितना पानी हो सके बचा रहे उनको दोबारा खून में भेजो। लेकिन मसला क्या है, मसला यहाँ पर ये है कि शुगर का स्ट्रक्चर, शुगर की केमिस्ट्री ऐसी है कि शुगर पानी को अपने साथ लेके ही चलता है। ठीक है, तो खून में जब शुगर हाई है तो शुगर निकल रही है, तो बेसिकली पानी को साथ खींच रही है। तो इस हार्मोन का निकलना बेसिकली हम बोल सकते हैं बेकार जा रहा है, क्योंकि इस हार्मोन की बात नहीं मानी जा रही बिकॉज ऑफ दिस शुगर केमिस्ट्री। अब करेंगे हम डिस्कस पोलीफैगिया। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, ज़्यादा खाना, यानी कि बंदे को आता है बार बार भूख लगती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी में क्या है, हमारे पास खून में ग्लूकोज हाई है, लेकिन क्या है, इंसुलिन नहीं है। ठीक है, इंसुलिन नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा नहीं पा रही। ठीक है, जब सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रही, यानी कि सेल एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहे अपने लिए, तो सेल्स क्या करते हैं, बॉडी के सेल्स दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, अब ब्रेन में हमारे पास एक हिस्सा है, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, वही हिस्सा जो कि क्या करता है, प्यास को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, अब यही हिस्सा क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख को भी कंट्रोल करता है। इसके दो सेंटर होते हैं, एक होता है फीडिंग सेंटर, एक होता है सैटिस्फाइड सेंटर। फीडिंग सेंटर मतलब भूख वाला इलाका। ठीक है, सैटिस्फाइड सेंटर मतलब यानी कि जब पेट भर गया तो ये सेंटर एक्टिवेट होता है। फीडिंग सेंटर, अब ये हमारे पास क्या हुआ, जब सेल से सिग्नल बार बार आए जा रहे हैं कि हमें एनर्जी नहीं मिल रही, हमारे अंदर ग्लूकोज नहीं आ रहा, तो हमेशा हमारे पास क्या होता है, हमारा फीडिंग सेंटर यानी कि भूख वाला सेंटर टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑन रहता है। ठीक है, इसलिए मरीज को बार बार भूख लग रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, अल्टरनेटिव तो होगा। इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर था, प्रोटीन स्टोर था, बॉडी ने उनको तोड़ना शुरू कर दिया, तोड़ के क्या बनाना शुरू कर दी, एनर्जी बनाना शुरू कर दी। ठीक है, जब बॉडी क्या करिए, फैट को तोड़ रही है। ठीक है, जब बॉडी फैट को तोड़ रही है तो बदले में क्या बन रहे हैं, ये बेसिकली कीटोन बन रहे हैं। कीटोन बेसिकली मुकम्मल तौर से, कंप्लीट तौर से ग्लूकोज का लेवल बदल नहीं है, यानी कि ग्लूकोज का अल्टरनेटिव नहीं हो सकते। लेकिन वही बात के काम वही कर रहे हैं कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर से ग्लूकोज का अल्टरनेटिव नहीं है। अब ये कीटोन जो बन रहे हैं, कीटोन क्या करेंगे, जब कीटोन बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करें तो कीटोन क्या करेंगे, खून में एक एसिडिक कंडीशन पैदा कर देंगे। ठीक है, अगर ये कीटोन ज़्यादा होंगे एक लेवल से तो ये भी नुकसान होगा, इसको हम बोलते हैं कीटोन एसिडोसिस। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, नुकसानदेह। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए सही है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए ये कंडीशन नुकसानदेह होगी। इसीलिए क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, ठीक है, उनका जो वज़न होता है वो कम होता है, यानी कि उनका वज़न गिर रहा होता है स्लोली स्लोली। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बॉडी में उनका जो स्टोरेज फैट था, उनका स्टोरेज जो प्रोटीन था, बॉडी उसी को तोड़ के क्या कर रही थी, एनर्जी क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, हमारे पास जब फैट को तोड़िए एनर्जी क्रिएट करिए, तो जब फैट स्टोर कम हो रहा है, यानी कि फैट जो स्टोर था उसका ज़ख़ीरा कम हो रहा है, तो यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, इसको कहते हैं लेप्टिन।
लेप्टिन। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन दिमाग के पास जाता है और दिमाग को कहता है कि मेरे पास जो स्टोरेज था वो कम हो रहा है, तुम बॉडी का सेंटर एक्टिवेट करो, कौन सेंटर, जो फीडिंग सेंटर था उसको एक्टिवेट करो कि पर्सन खाए ताकि मैं स्टोर कर सकूं, ठीक है। तो फीडिंग सेंटर ये भी एक्टिवेट करवा रहा है। तो बेसिकली हमारा जो फीडिंग सेंटर था यही एक्टिवेट रहता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, ठीक है। तो हमारे पास जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का एक काम ये भी होता है कि सैटिस्फैक्टरी सेंटर को कंट्रोल करे, यानी कि वो सेंटर जो कि पेट भरने का सिग्नल देता है। जब इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ में है ही नहीं तो ये सेंटर एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। इसलिए पर्सन हमेशा भूखा भूखा फील करता है, पोलीफैगिया, बहुत भूख लगती है। इसलिए जो टाइप 1 का डायबिटीज़ का मरीज़ होगा, उसने अगर खाना खाया भी अभी, फ़ौरन खाना खाने के बाद दोबारा उसको भूख महसूस हो रही है, उसका इसी को हम कहते हैं पोलीफैगिया, यानी कि बहुत भूख लगना, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, वेट लॉस। वेट लॉस वाला पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेट लॉस क्यों होगा टाइप 1 डायबिटीज़ में, क्योंकि बॉडी अपने ही स्टोर किए हुए फैट और प्रोटीन को यूज़ करिए, एनर्जी में कन्वर्ट करिए, ठीक है। दैट्स वाई जब टाइप 1 डायबिटीज़ का मरीज़ होगा उसका बहुत तेज़ी से क्या होगा, वेट लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है टाइप 1 डायबिटीज़ रिक्वायर exogenous insulin to avoid the catabolic state that results from and is characterized by hyperglycemia and life-threatening ketoacidosis। इस सेंटेंस में कुछ खास बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। उनको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एनाबॉलिक स्टेट क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैटाबॉलिक स्टेट, अवॉइड द कैटाबॉलिक स्टेट। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम समझेंगे एनाबॉलिक स्टेट क्या होता है, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेट का मतलब क्या था, आपने जब खाना खाया, ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो पेनक्रियास है उनके बीटा सेल से क्या निकला, इंसुलिन निकला, ठीक है। इंसुलिन निकला तो इंसुलिन जो होता है बेसिकली हमारी बॉडी में चीज़ों को जोड़ता है और स्टोर करता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जोड़ता है और स्टोर करता है, ठीक है। ठीक है, अब हम समझते हैं किस तरीके से करता है। अब इसी को हम कहते हैं एनाबॉलिक स्टेट में चले जाना। एनाबॉलिक यानी खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद उसकी बॉडी कहाँ चली गई, एनाबॉलिक स्टेट में चली गई, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेट में चली गई, ठीक है। होता क्या है, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे खून में जो अमाइनो एसिड थे, अमाइनो एसिड उनको क्या करता है, उनको बॉडी के जो मसल सेल थे उनके अंदर भेजता है, मसल सेल के अंदर भेजता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टोरेज कर रहा है ना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं एनाबॉलिक स्टेट में लेके जा रहा है इंसुलिन खाना खाने के बाद, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या करता है हमारे पास, सेकंड चीज़ इंसुलिन ये करता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी खून में उनको क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करता है। लीवर में क्या हो गई, स्टोरेज हो गई, ठीक है, ये भी स्टोरेज है, ठीक है। अब थर्ड हम देखें, हमारे पास पॉइंट ये है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ठीक है, उसको क्या करता है, हमारे जो खास खास एरियाज होते हैं बॉडी में जहाँ पर फैट होती है, अगर हम बात करें स्किन के नीचे, ठीक है, एक लेयर है बेसिकली फैट की, तो बेसिकली यहाँ पास वहाँ क्या करता है, स्टोर करता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इसको कन्वर्ट करेगा फैट में और कहाँ स्टोर कर देगा, इस लेयर में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इंसुलिन बहुत सारे काम करता है। अब यहाँ हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि जो अमाइनो एसिड थे, ठीक है, जो खून में थे, इंसुलिन ने क्या किया, उन अमाइनो एसिड को धक्का दिया कहाँ, सेल में, मसल सेल में क्या दिया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, मसल सेल में भेज दिया, ठीक है। तो बाकी सेल्स में क्यों नहीं भेज रहा, इसका हमारे पास जवाब ये कि बॉडी में कई सेल्स ऐसे हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती कि इंसुलिन उनके पास आए और इंसुलिन क्या करे, अमाइनो एसिड को उनके अंदर डाले, बल्कि वो खुद ही ले सकते हैं। उनके अंदर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं कि वो बगैर इंसुलिन की नीड के अपने अंदर अमाइनो एसिड को जज्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए इंसुलिन को नीड नहीं है कि उनकी हेल्प करे, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है ये, हमारे पास मसल सेल की बात करें तो मसल सेल में ट्रांसपोर्टर नहीं, इसको नीड होती है इंसुलिन की कि इंसुलिन आए, और इंसुलिन की हेल्प से क्या होता है, अमाइनो एसिड हमारे पास सेल के अंदर जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन को भी क्या है, ब्रेन को नीड है ग्लूकोज की, ब्रेन को नीड है अमाइनो एसिड की, लेकिन ब्रेन जो है मोहताज नहीं है अमाइनो इसका इंसुलिन का, कि इंसुलिन आएगा गेट खोलेगा और हमारे पास ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को अपने अंदर लेगा, ठीक है। ब्रेन क्या करता रहता है, खुद ब खुद सक करता रहता है, खुद एब्जॉर्ब करता रहता है खून से ग्लूकोज अमाइनो एसिड अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या होगी, खून में इंसुलिन की शदीद कमी है, ठीक है, तो ब्रेन, हमारा जो बॉडी होगी, हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट से निकल कर कहाँ चली जाएगी, कैटाबॉलिक स्टेट में, कहाँ चली जाएगी, कैटाबॉलिक स्टेट में, ठीक है। ये सब कुछ क्या था, एनाबॉलिक स्टेट था, बॉडी में चीज़ें स्टोर हो रही थी, बन रही थी, जोड़ रहा था, बॉडी के अगर चीज़ों को जोड़ रही थी, ठीक है। अब क्या होगा, कैटाबॉलिक स्टेट, क्योंकि खून में क्या है, इंसुलिन की शदीद कमी है और खून में ग्लूकोज हाई है। कैटाबॉलिक स्टेट का मतलब होता है कि बॉडी ने चीज़ें स्टोर करके रखी थी, ठीक है। बॉडी ने क्या क्या स्टोर करके रखा था, हमारे पास कि जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर करके रखा था, ठीक है। और हमारे पास हमारी जो स्किन की लेयर थी फैट, उसको भी हमारे पास ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था फैट में, उसको यहाँ पर स्टोर किया था, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें मसल सेल में भी चीज़ें उसने स्टोर की थी बॉडी ने, ठीक है। सब कुछ स्टोर करके रखा था। तो अब क्या होगा, अब ज़रूरत के वक्त क्या करेगी, बॉडी इसको यूज़ करना शुरू कर देगी। इसी को हम कहते हैं कैटाबॉलिक स्टेट, कि अपनी चीज़ों को यूज़ करिए, तोड़िए, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि जब ऐसा होगा तो क्या होगा हमारे पास,
अल्टीमेटली जब बॉडी हमारे पास फैट को तोड़ के अपने लिए एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करी तो फैट को टूटने से क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। कीटोन इज़ नॉट अ अल्टरनेटिव ऑफ ग्लूकोज। कीटोन ग्लूकोज का अल्टरनेटिव नहीं है। कीटोन क्या है, एक एसिडिक है, एक एसिड है, ठीक है। जब खून में इसकी अमाउंट हाई होगी तो ये बेसिकली इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं कीटोन एसिडोसिस। बहुत ही खतरनाक कंडीशन है कि खून का जो pH लेवल था वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक्सोजीनस इंसुलिन यानी कि बाहर से इंसुलिन आपको लेनी पड़ेगी। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है ताकि इस उससे बच सके, क्योंकि बॉडी क्या करेगी, बॉडी बैकअप प्लान यूज़ करने लग जाएगी और आप कहाँ चले जाएंगे, कैटाबॉलिक स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। टॉपिक है हमारा कॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। कॉज मतलब वजह, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे आज। इन अ नॉर्मल पोस्ट एब्जॉर्प्टिव पीरियड लो बेसल लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग इंसुलिन आर मेंटेन थ्रू कांस्टेंट बीटा सेल सिक्रीशन। हमारी बॉडी बहुत ही स्मार्ट है, हालात के मुताबिक क्या करती रहती है, अपने फ्यूल को चेंज कर सकती है। फ्यूल जो नॉर्मली जो होता है हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सेल में जाता है, सेल्स में बॉडी के सेल्स में जाके क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे पास ग्लूकोज जो बाहर है वो अंदर नहीं जा पा रहा बॉडी के सेल्स में, तो बॉडी अल्टरनेटिव यूज़ करती है, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को समझने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बेसिकली 3 हिस्सों में बांट लेंगे, ठीक है। पहले हम समझते हैं, फर्स्ट पार्ट समझते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्टिव पीरियड, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पीरियड का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा है पोस्ट, नहीं, पोस्ट को पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए भाई एब्जॉर्प्टिव पीरियड क्या है, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्टिव पीरियड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपने खाना खाया, ठीक है, आपके खाना खाने के फ़ौरन आप खाना खा रहे हैं, आपके खाना खाने के वक्त से लेकर तकरीबन 4 घंटे तक के पीरियड को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पीरियड। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव पीरियड, ठीक है। अब इस वक्त में क्या हो रहा था, आप जब खाना खा रहे हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप बाहर से एनर्जी को अपने अंदर, अपने खाना क्या प्रोवाइड करेगा, आपका एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना, तो आप बाहर से एनर्जी को अपने अंदर इंजेक्ट करें। तो बॉडी क्या होती है, बॉडी डिपेंड कर रही होती है बाहर से आने वाली एनर्जी पर, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पीरियड में क्या होता है, बॉडी डिपेंड कर रही होती है बाहर से आने वाली एनर्जी पर, जो कि फूड की सूरत में आ रही है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ठीक है, हमेशा एब्जॉर्प्टिव पीरियड जो हो 4 घंटे का ही हो, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है खाने पर, आप कौन सा खाना खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे कि आप खा रहे हैं ब्रेड वगैरह खा रहे हैं, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो आपका जो मैदा होगा, स्टमक वो फ़ौरन से खाली हो जाएगा, ठीक है। और आपके इंटेस्टाइन से फ़ौरन से जो ग़िज़ाइयत थी वो खून में चली जाएगी और आपका शुगर लेवल फ़ौरन हाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है जल्दी हजम होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन जो होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट ये थोड़ा देर से हजम होता है, ठीक है। यानी कि स्टमक को थोड़ी, जितना कार्बोहाइड्रेट जल्दी खाली कर रहा था ये उतना जल्दी खाली नहीं करेगा, थोड़ा वक्त लगाएगा, ठीक है। इस तरीके से शुगर लेवल जितना कार्बोहाइड्रेट में ऊपर जा रहा था उतना ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जल्दी हजम कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फिर कौन होते हैं, प्रोटीन, ठीक है। फिर हमारे पास फैट को देखें तो चर्बी, यानी कि अब ये फैट वाली जो ग़िज़ाइयत होती है ये स्टमक को काफ़ी देर के लिए भरा रखती है, ठीक है। इससे लगता है आपका पेट भरा हुआ है, बेसिकली स्टमक में काफ़ी देर तक रहती है, ठीक है। इसको वक्त लगता है डाइजेस्ट होने में, हजम होने में क्या लगता है, वक्त लगता है। इसलिए ये इंटेस्टाइन से उसकी जो बेसिकली न्यूट्रिएंट वगैरह खून में जा रही होती हैं, ठीक है। अगर फैट खाया तो आपने, तो शुगर लेवल जो का बहुत देर से बढ़ेगा, यानी कि हल्का मेंटेन, यानी कि बिल्कुल लो रह रहा होगा, समझ रहे हैं, आपके एकदम से पीक में नहीं जाएगा, ठीक है। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो जब एब्जॉर्प्टिव पीरियड हमारे पास होता है तो इसमें क्या होता है, हमारे पास बॉडी के जो पेनक्रियास हैं, पेनक्रियास के बीटा सेल क्या कर रहे होते हैं, भरपूर इंसुलिन रिलीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास खून में क्या आ रही है, हम जब खाना खा रहे हैं तो हमारे इंटेस्टाइन से अल्टीमेटली क्या हो रही है, न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट जो भी खा रहे थे, तो आपके इंटेस्टाइन से क्या जा रही है, न्यूट्रिएंट जा रही है खून में, ठीक है। तो बेसिकली सिग्नल मिल रहा है ना बीटा सेल के पेनक्रियास के बीटा सेल को कि अब क्या करो, इंसुलिन रिलीज़ करो। तो इस वक्त में क्या होता है, इंसुलिन भरपूर रिलीज़ हो रही होती है ताकि क्या करे, वो सेल्स में ग्लूकोज को धक्का दे ताकि एकदम से खून में शुगर हाई ना हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बाकी शुगर बच रही है तो उसको स्टोर किया था, हम जानते हैं, ठीक है। स्टोर कहाँ करती है बॉडी, हमारे पास फैट में, जो हमारे पास फैट टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्टोर करती है, ठीक है। अगर और ज़्यादा तो क्या करती है, बेसिकली लीवर में स्टोर करती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और कहाँ स्टोर करती है, मसल सेल में स्टोर करती है। तो बेसिकली हमारे पास स्टोरेज भी हो रही होती है। तो एब्जॉर्प्टिव पीरियड में आई थिंक समझ गएंगे आप लोग कि ज़रूरी नहीं है 4 घंटे का हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप खाना कौन सा खा रहे हैं। अब डिस्कस करेंगे हम सेकंड पार्ट इस सेंटेंस का, जो कि है पोस्ट एब्जॉर्प्टिव पीरियड, ठीक है। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि एब्जॉर्प्टिव पीरियड हमारे पास जो होता है, ठीक है, ये हमने जब कहा कि हम ये डिपेंड करता है खाने पे, ठीक है,
तो आपने याद रखना है जब तक कि इंटेस्टाइन से जब तक कि आखिरी न्यूट्रिएंट जो इसमें थी, जो आपने चीज़ खाई थी, जो स्टमक से आई थी न्यूट्रिएंट इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से वो जाएंगी खून में, जब तक कि लास्ट न्यूट्रिएंट ना चली जाए आप नहीं कहेंगे हमारा एब्जॉर्प्टिव पीरियड ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एब्जॉर्प्टिव पीरियड हमारा कब खत्म होता है, जब हमारे इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट थी वो सारी कहाँ चली गई, खून में चली गई। ठीक है, तो तकरीबन बात की थी हमने कि 4 घंटे तक होता है। ठीक है, नॉर्मली, लेकिन डिपेंड करता है फूड पे, आपने क्या खाया है, प्रोटीन खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, फैट खाया है। अगर फैट खाया है तो उसका एब्जॉर्प्टिव पीरियड क्या होगा, काफ़ी टाइम चलेगा। ठीक है, और यानी कि उसकी जो आखिरी न्यूट्रिएंट जो इंटेस्टाइन में होगी वो बहुत देर से क्या होगी, निकलेगी और खून में जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने उसकी तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ, जो क्या है पोस्ट एब्जॉर्प्टिव पीरियड। ठीक है, अच्छा, वो पीरियड खत्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे तक खत्म हुआ। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पीरियड यानी कि आपने हमारी लास्ट न्यूट्रिएंट जो थी इंटेस्टाइन में वो 4 घंटे के बाद निकल गई। ठीक है, अब इंटेस्टाइन खाली है बिल्कुल। ठीक है, तो 4 घंटे के बाद से लेकर, ठीक है, 12 घंटे तक, इसको हम कहते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्टिव पीरियड। क्या कहते हैं, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव पीरियड। इससे बॉडी जो है, बॉडी को बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही, यानी कि बाहर से बॉडी फूड इंटेक नहीं कर रही। ठीक है, अब इसमें बॉडी किस पे डिपेंड कर रही है, बॉडी ने जो अपने अंदर स्टोर करके रखा था ग्लूकोज को, उस पर डिपेंड कर रही है, अपने इंटरनल स्टोरेज पे ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, अच्छा, जब आप खाना खाते हैं तो हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल से क्या होती है, इंसुलिन बहुत बड़ी मिकदार में निकलती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बोलस इंसुलिन। लेकिन अब आप इस पीरियड में क्या हो रहा है, खाना नहीं खा रहे ना, आपकी बॉडी बाहर से एनर्जी इंटेक नहीं करी। ठीक है, तो अब भी क्या होता है, हमारे पैनक्रियाज से हल्की हल्की इंसुलिन निकलती रहती है, इसको हम कहते हैं बेसल इंसुलिन। क्या कहते हैं, बेसल इंसुलिन। ठीक है, जो 24 घंटे हल्की हल्की इंसुलिन निकलती रहती है। हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, जब खून में ग्लूकोज कम है, हम खा ही नहीं रहे, ठीक है, ग्लूकोज नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल ग्लूकोज है, तो ये इंसुलिन क्यों निकल रही है, आ सकता है सवाल जहन में। अब इसका जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है। देखें, हमारी बॉडी में जो पेनक्रियास हैं, जो बीटा सेल हैं, उनका काम सिर्फ ये नहीं है, जो इंसुलिन निकल रही है उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि इंसुलिन का काम ये नहीं है कि बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें क्या करें, ग्लूकोज को भेजें, सिर्फ ये काम नहीं है, बल्कि इंसुलिन का एक और इंपॉर्टेंट काम है कि वो लीवर को कंट्रोल करती है। क्या करती है, कंट्रोल द लीवर को कंट्रोल करती है। किस तरीके से करती है, हमारे पास लीवर जो होता है, लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम होता है इमरजेंसी में ग्लूकोज बना रहा है बेसिकली, है ना, यानी कि क्या करे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है। और क्या करता है लीवर, और ग्लूकोज को निकालता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर रहे हैं और ग्लाइकोजीनोलाइसिस भी कर रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज को बना भी रहे हैं और ग्लूकोज को निकाल भी रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास होगा क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन निकलना बंद हो जाए, इंसुलिन निकल नहीं रही, पेनक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन नहीं निकाल रहे जब पोस्ट एब्जॉर्प्टिव पीरियड में। ठीक है, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे, तो आपके ज़हन में सवाल आ सकता है ना कि इस वक्त क्यों निकल रही है इंसुलिन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो कि आप खाना नहीं खा रहे, बॉडी को नीड नहीं है, तो इंसुलिन नहीं निकल रही। ठीक है, इंसुलिन नहीं निकलेगी, इंसुलिन का लेवल 0 है, नहीं निकल रही, तो इस वक्त में क्या होगा, लीवर को सिग्नल जाएगा, लीवर समझेगा कि बॉडी जो है वो सख्त मुश्किलात में। ठीक है, बॉडी सख्त मुश्किल में है, तो लीवर क्या करेगा, अनकंट्रोल तरीके से बेतहाशा क्या करेगा, जो इसके अंदर स्टोरेज थी, स्टोरेज को ख़त्म कर देगा, जो स्टोरेज थी उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। ठीक है, जो इसने स्टोर करके रखा था ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको दोबारा कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, खून में भेज देगा। ठीक है, इस तरीके से जो फैट थी, हमारे स्किन के टिश्यूज में फैट है, उसको भी कन्वर्ट करना शुरू कर देगा कीटोन में, एट द एंड बॉडी को भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेतहाशा क्या करना शुरू कर देगा, यानी कि ग्लूकोज को भेज रहा है खून में। तो इस कैफियत से बचने के लिए इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन लीवर के वो एंजाइम जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं चीज़ों को, उनको क्या करती है, स्लो डाउन करती है, मुकम्मल तौर से बंद नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही मुकम्मल तौर से बंद कर देगी, ठीक है, कि आपके फैट कन्वर्ट ही नहीं हो रही कीटोन में, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हल्का हल्का उस प्रोसेस को क्या कर देगी, स्लो कर देगी, कंट्रोल तरीके से कर देगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा ब्रेन जो है, हमारे आरबीसी वगैरह हैं, ठीक है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता कि कीटोन से एनर्जी हासिल कर ले। ठीक है, इसको हमेशा साफ ग्लूकोज चाहिए होता है। ठीक है, तो इसने जो स्टोर करके रखा था लीवर ने ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लूकोज को साफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, और हमारे पास क्या करेंगे, हमारे आरबीसी वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे ब्रेन को हम जानते हैं कि नॉर्मली ब्रेन को हम जानते हैं कि हमेशा हल्की हल्की अमाउंट में चाहिए होती है ग्लूकोज। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हमारे पास ये कन्वर्टिंग हो रही होती है, हल्की हल्की हो रही होगी, अनकंट्रोल नहीं हो रही होगी। ठीक है, हल्की हल्की हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, इनको स्लो डाउन करता है, मुकम्मल बंद नहीं करता। ठीक है, अब करेंगे हम डिस्कस इस सेंटेंस का थर्ड पार्ट, जो कि हमारे पास है कि हम बोल सकते हैं स्टारवेशन एंड सर्वाइवल मोड। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया एब्जॉर्प्टिव, फिर डिस्कस किया पोस्ट एब्जॉर्प्टिव, अब हम क्या डिस्कस करें, स्टारवेशन एंड सर्वाइवल मोड। ठीक है, थर्ड पार्ट है इस सेंटेंस का। ठीक है, अच्छा, हमने कहा कि पोस्ट एब्जॉर्प्टिव पीरियड जो है हमारे पास 12 घंटे तक है। ठीक है, उसके बाद से 12 से तकरीबन 18+ हार, अगर 18 घंटे कोई भूखा रहा तो भी, या फिर 18 घंटे के बाद ही भूखा है कोई, ठीक है,
तो उस वक्त तक के पीरियड को सारे हम कहेंगे स्टारवेशन एंड सर्वाइवल मोड। हमारी बॉडी उसमें चली जाएगी। कौन से मोड में चली जाएगी? स्टारवेशन एंड सर्वाइवल मोड में। इसमें होता क्या है? इसमें होगा ये हमारे पास कि जो बॉडी का जो लीवर था, लीवर ने जो ग्लाइकोजन स्टोर करके रखी थी, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था ग्लाइकोजन में, स्टोर करके रखी थी, उसको खून में भेज रहा है, ठीक है। लेकिन वो खत्म होने के करीब करीब, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल खत्म होने के करीब करीब है, ठीक है। अब मसला होता है बॉडी के लिए, क्या मसला होता है? बॉडी के लिए मसला होता है आरबीसी जो होते हैं, इनको चाहिए साफ ग्लूकोज। ये फैट से एनर्जी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है, ये कीटोन से एनर्जी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है आरबीसी के पास, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, एक मसला ये होता है। तो इसलिए क्या करती है बॉडी, जो ग्लाइकोजन लीवर जो था इसके पास जो ग्लाइकोजन थी, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करिए ग्लूकोज में, हल्के इसको फराम करिए, ठीक है। और जो मसल सेल हैं, ठीक है, उनसे प्रोटीन हासिल करिए, उनको कन्वर्ट करिए ग्लूकोज में, साफ ग्लूकोज क्या भेज रही है? आरबीसी को भेज रही है, ठीक है। सेकंड मसला क्या होता है हमारे पास? ब्रेन, कि ब्रेन को भी चाहिए, ठीक है। और ब्रेन भी डायरेक्ट फैटी एसिड से एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। जब लीवर फैट को तोड़ता है, फैट को तोड़ के कीटोन बनता है, तो कीटोन से एनर्जी हासिल कर सकता है ब्रेन, लेकिन फैटी एसिड से हासिल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल फैटी एसिड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक याद रखनी है अपने बात कि हमारे पास जो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है ना, वो फास्टेस्ट एनर्जी होती है, यानी कि फ़ौरन से एनर्जी मिल जाती है सेल्स को, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी हम फैट से हासिल कर रहे हैं, ठीक है, वो अल्टरनेटिव है ना, कीटोन है, ग्लूकोज थोड़ी ना है, ठीक है। तो उससे जो एनर्जी मिलती है वो स्लो होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है। तो होगा क्या हमारे पास, अब हमारे पास भूखे हैं, 18+ हार हो गए फॉर एग्जाम्पल, ये 18 हार तक करीब चले गए, ठीक है। तो होगा क्या, ब्रेन को अब एनर्जी चाहिए, ग्लाइकोजन ख़त्म हो चुका है लीवर में, ठीक है। तो क्या होगा अब क्या होगा, हमारी बॉडी में जो मसल सेल थे क्या करेंगे, मजबूरन प्रोटीन को तोड़ेंगे और भेज देंगे लीवर के पास। लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को तोड़ के कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में और भेजेगा आरबीसी के पास और भेजेगा ब्रेन के पास, ठीक है। अच्छा, अब साथ साथ क्या करेगा, साथ साथ लीवर ये भी काम कर रहा होगा कि फैट को भी तोड़ रहा होगा और फैट को कन्वर्ट कर रहा होगा कीटोन में। किस में कन्वर्ट कर रहा होगा? कीटोन में। कीटोन में कन्वर्ट करते रहेगा, एक वक्त आएगा कीटोन का लेवल हाई हो जाएगा, खून में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू वो जो इसने प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया था वो कम हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेगा लीवर, अब प्रोटीन को तोड़ना बंद कर देगा। अब यानी कि अब मसल सेल को बोलेगा अपने स्टोरेज में पास रखो, अब मैं तुम्हारी जो प्रोटीन थी इनको नहीं तोड़ा, ठीक है। अब प्रोटीन को छोड़ देगा, बल्कि जो कीटोन थी फैट को तोड़ के एनर्जी हासिल करने के लिए जो कीटोन थी, कीटोन को, अब कीटोन का लेवल खून में हाई हो गया तो ब्रेन अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाएगा, किस पे शिफ्ट हो जाएगा, कीटोन से अब एनर्जी हासिल कर रहा है। अब प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड थे उनसे ग्लूकोज मिली थी, उस पर एनर्जी हासिल नहीं कर रहा, बल्कि किससे हासिल कर रहा है, कीटोन से हासिल कर रहा है। आगे लिखा हुआ है दिस सप्रेसेस लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। पहले हम डिस्कस करेंगे सप्रेसिस लाइपोलाइसिस। जो बेसल इंसुलिन होती है वो क्या करती है, सप्रेस यानी कि कम कर देती है लाइपोलाइसिस को। हमने कहा पूरे तरीके से नहीं रोकती, लेकिन रोक देती है, हल्का कर देगी इस प्रोसेस को, फैट के तोड़ने को क्या कर देती है, हल्का कर देती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हमारे जो फैट सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। पेनक्रियास से क्या हो रहा है, पेनक्रियास से बीटा सेल से खाना नहीं खा रहे तब भी क्या हो रही है, हल्की हल्की इंसुलिन रिलीज हो रही है और खून में जा रही है, ठीक है। हमारे मसल सेल हैं और ये फैट सेल है, इनके अंदर हर वक्त क्या होता है, ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकें, फैट और मसल उनके अंदर है उनको तोड़ सकें और लीवर में भेज सकें, ताकि लीवर क्या करे, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे और हम उसको यूज़ कर सकें, बॉडी यूज़ कर सके, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब खून में हल्की हल्की इंसुलिन घूम रही होती है, ठीक है, ये हल्की हल्की इंसुलिन को महसूस कर लेते हैं। ये इंसुलिन इतनी होती है कि ये इनकी जो एनर्जी, ये फॉर एग्जाम्पल चाह रहे हैं कि इनके अंदर जो मसल्स है, ये हमारे पास फैट सेल है, तो फैट को तोड़ के एनर्जी खून में भेजे, तो इसको ये हल्की सी इंसुलिन दबाए रखती है, कंट्रोल किए रखती है, ऐसा नहीं करने देती, ठीक है। ये इतनी कम इंसुलिन तकरीबन करोड़ों, हम बोल सकते हैं करोड़ों सेल्स को इंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी होती है कि तुम्हें अभी अपनी एनर्जी को निकालने की ज़रूरत नहीं है बाहर, यानी कि अपनी एनर्जी को बाहर नहीं निकालो, अपने अंदर ही रखो, ठीक है। तो ये हल्की सी भी इंसुलिन की मिकदार इतना उनको करने के लिए काफ़ी होती है, ठीक है, हमारे पास। लेकिन ये गेट नहीं खोलती, वो गेट जो कि हमारे पास अगर भारी मिकदार में इंसुलिन आती है, जो खाना खाने के बाद आती है, फॉर्म्स को हम कहते हैं बोलस इंसुलिन, ठीक है, वो गेट खोलती है, तब हमारे पास खून में ग्लूकोज जाती है। ये इंसुलिन की मिकदार कम है, जिसको हम कह रहे हैं बेसल इंसुलिन, ये इतनी होती है कि इन सेल्स पर लगती है, ठीक है, सेल पर लगती है और हज़ारों सेल को, करोड़ों सेल को एक ही वक्त में इंस्ट्रक्शन देती है कि अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर फैट है उसको कन्वर्ट मत करो, उसको मत तोड़ो और उसको मत भेजो खून में, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या लिखी है, प्रोटियोलाइसिस, यानी कि जो बेसल इंसुलिन थी वो क्या करती है, सप्रेस करती है प्रोटियोलाइसिस को, ठीक है, प्रोटीन के तोड़ने को भी सप्रेस करती है। हमारे वही बात कि प्रोटीन के सेल्स जो हैं इतने सेंसिटिव हैं कि जब खून में हल्की हल्की इंसुलिन घूम रही होती है तो वो उनके लिए काफ़ी होती है, उनको सिग्नल देती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेल है, ठीक है, अच्छा ये मसल सेल है, प्रोटीन है इसमें, ठीक है, तो बेसिकली इसमें
इसको हल्की सी इंसुलिन घूम रही है खून में, ठीक है, तो सेंस कर लेते हैं उसको, और इसको ऑर्डर मिलता है कि तुम्हारा जो अमाइनो एसिड है उसको ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, और ज़रूरत नहीं है उसको लीवर में भेजने की कि लीवर क्या करे, तुम्हारी उस चीज़ को यूज़ करके क्या करे, ग्लूकोज बनाए, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं इंसुलिन बेसिकली क्या करते हैं, एनाबॉलिक इफेक्ट हम बोलते हैं ना, इंसुलिन का इफेक्ट जो है एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक मतलब क्या होता है, चीज़ों को तोड़ फोड़ से बचा रहा है। एनाबॉलिक मतलब क्या होता है, स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। ये हुक्म नहीं दे रहा है इंसुलिन के तुम अपनी जो तुम्हारे अंदर स्टोर है उसको निकालो और लीवर के पास भेजो, लीवर क्या करेगा, तोड़ फोड़ करेगा। तो इंसुलिन एनाबॉलिक इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या शो कर रहा है, एनाबॉलिक इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन नहीं होगी, ठीक है, खून में, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन अपनी उसको अमीनो एसिड को कहाँ भेजेगा, इसके पास भेजेगा, लीवर के पास। लीवर क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन से हमने क्या हासिल करें, ग्लूकोज हासिल करें, उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद लिखा हुआ है एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं हमारे पास लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, किस शक्ल में, ग्लाइकोजन की शक्ल में, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोजन को तोड़ के दोबारा ग्लूकोज बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अब वही बात, हम खाना नहीं खा रहे, हम कौन से पीरियड में, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव पीरियड में, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव नहीं सॉरी, हम कौन से पीरियड में, हम सर्वाइवल पीरियड में, ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम गुजर चुका है, 18+ तकरीबन हमारे पास हार गुजर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, बेसल इंसुलिन है खून में, कौन सी इंसुलिन है, बेसल, नॉट बोलस, बेसल इंसुलिन है, बहुत कम इंसुलिन है। अब ये कम इंसुलिन जो होती है, ये लीवर के सेल, यानी कि जो लीवर के सेल को हम क्या कहते हैं, हेपाटोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हेपाटोसाइट। तो लीवर के सेल इस कम इंसुलिन को सेंस कर लेते हैं, और ये कम इंसुलिन क्या करती है, लीवर के सेल के जो वो एंजाइम जो कि क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, उसको क्या करते हैं, स्लो मोड में रखते हैं, यानी कि लीवर के अंदर जो कन्वर्टिंग का प्रोसेस को स्लो कर देंगे, ठीक है, कि लीवर क्या करे, कन्वर्ट तो कर रहा है ग्लूकोज में लेकिन स्लो, ठीक है। इसको हुक्म दिया जाएगा, ये कम इंसुलिन क्या करेगी, हुक्म देगी लीवर के सेल्स को कि भाई तुम कन्वर्ट करो लेकिन हल्का कन्वर्ट करो, ठीक है, ताकि ब्रेन और आरबीसी की डिमांड पूरी होती रहे, लेकिन इतना ना करो कि सारा ही ज़ख़ीरा ख़त्म कर दो, जो स्टोर किया था इतना कुछ उनको ख़त्म कर डालो। इस तरीके से होगा तो हमारे पास तो खून में तो शुगर 300-400 चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता, एक कंट्रोल्ड अमाउंट में क्या होता है, कन्वर्टिंग हो रही होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। सेंटेंस आगे लिखा हुआ है, बर्स्ट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन अकर विद इन 2 minutes आफ्टर इंगेस्टिंग अ मील और इन रिस्पॉन्स टू ट्रांसिएंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आप हैं, ठीक है, आपने खाना खाना शुरू ही किया, आपने पहला निवाला ही लिया, आपकी बॉडी वेट नहीं करेगी कि आप पूरा खाना खा लेंगे तो बॉडी में प्रोसेस शुरू करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपकी बॉडी के जो पेनक्रियास हैं, बीटा सेल हैं, वो क्या करेंगे, फ़ौरन से बहुत बड़ी मिकदार में क्या करेंगे, इंसुलिन को भेजना शुरू कर देंगे खून में। वो कौन सी इंसुलिन होगी, बोलस इंसुलिन। कौन सी इंसुलिन होगी, बोलस इंसुलिन। अब ये इंसुलिन जो होगी तकरीबन 2 मिनट के अंदर क्या करेगी, खून में भेज दी जाएगी, ठीक है। आपने खाना खाना स्टार्ट ही किया था कि 2 मिनट के अंदर बहुत बड़ी मिकदार क्या आ गई, खून में आ गई। इसको हम कहते हैं फर्स्ट फेज रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं, फर्स्ट फेज रिस्पॉन्स। जहाँ देखें लिखा हुआ है ट्रांसिएंट इंक्रीज। ट्रांसिएंट इंक्रीज मतलब क्या, देखें, ट्रांसिएंट हल्की सी तब्दीली जो खून में आती है आपके खाना खाने के फ़ौरन बाद। आपने खाना खाना स्टार्ट ही किया था कि इस हल्की सी तब्दीली को बॉडी ने महसूस किया और क्या किया, हमारे पास इंसुलिन का ढेर सारा खून में आ गया, इंसुलिन ढेर सारी खून में आ गई, ठीक है। ट्रांसिएंट इंक्रीज, हल्की सी तब्दीली को बॉडी ने महसूस कर लिया। अब ये जो बर्स्ट ऑफ इंसुलिन है, यानी कि जो अचानक से इतनी सारी इंसुलिन निकली है आपके एक पहला निवाला लेते ही, ये बहुत बड़े काम की चीज़ है। क्या करती है, जाएगी लीवर के पास, लीवर को हुक्म देगी तुम जो कन्वर्टिंग कर रहे थे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, अब बंद कर दो क्योंकि अब खाना आ रहा है अंदर बॉडी के, ठीक है। तो ये फ़ौरन से जाएगी हमारे पास लीवर के पास और लीवर को ऑर्डर देगी कि अपना ग्लूकोज बनाना बंद करो। और क्या करेगी, हमारे पास ये बहुत सारी इंसुलिन जो बोलस इंसुलिन आई है, बर्स्ट ऑफ इंसुलिन हमारे पास आया, क्या करेगी, हमारे मसल सेल, हमारे फैट सेल, इनको हुक्म देगी कि अपने अंदर जो हमारा गेट होता है, गेट को खोलने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि हमारे पास खाना आ रहा है, उस खाने को तुम्हारे अंदर भेजेगा, ठीक है, ग्लूकोज जाएगा ना सेल्स के अंदर। तो बेसिकली इनको तैयार किया जा रहा है कि अपना गेट खोलने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई, अगर आपके खून में ग्लूकोज, आपने जो भी चीज़ खाई थी, कार्बोहाइड्रेट खाई थी, फर्स्ट पहले प्रोटीन खाई थी, ठीक है, तो कुछ भी होगा लेकिन इंसुलिन जो होगा वो एकदम से निकलना शुरू हो जाएगा, बर्स्ट ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो आई थिंक ये सेंटेंस क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आगे लिखा है दिस लास्ट फॉर अप टू 15 minutes एंड इट इज़ फॉलोड बाय द पोस्ट प्रांडियल सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अब ये जो बर्स्ट ऑफ इंसुलिन था, यानी कि इंसुलिन की बहुत बड़ी मिकदार आपके खून में निकली थी पहला निवाला लेते ही, ठीक है, ये जो होती है तकरीबन 15 मिनट तक चलती रहती है। यानी कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तकरीबन आपकी बॉडी में 15 मिनट तक जो होगी वो हमारे पास जो स्टोरेज बीटा सेल ने जो स्टोर करके रखी थी इंसुलिन, वो चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, आप खाना खाते जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास होगा, हम बोल सकते हैं सस्टेंड बोलस। सस्टेंड बोलस मतलब क्या, अब बीटा सेल क्या कर रहे हैं,
स्टोरेज खत्म हो चुका है उनके पास इंसुलिन का, वो नई इंसुलिन बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं सस्टेन्ड बोलस। ठीक है, अब भी इंसुलिन निकल रही है लेकिन वो सस्टेन्ड बोलस है, यानी कि नई इंसुलिन निकल रही है। ठीक है, ये तकरीबन रहती है 2 से 3 घंटे तक, जब तक कि आपके खाने का आखिरी न्यूट्रिएंट, आपने जो खाना खाया था उसका आखिरी न्यूट्रिएंट, आखिरी ग़िज़ाइयत खून में जितना हो जाए, इंटेस्टाइन से खून में जितना हो जाए। ठीक है, डिपेंड करता है वही बात कि 2 से 3 घंटे नहीं होंगे, डिपेंड करता है कि आपने खाना कौन सा खाया है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी सेंटेंस क्लियर होगा कि हमारे पास जो बर्स्ट ऑफ इंसुलिन है, यानी कि जो स्टोरेज थी 15 मिनट तक, उसके बाद क्या होगा, जो नई बनेगी उसको हम कहेंगे सस्टेन्ड बोलस। ठीक है, ये कब तक रहेगी, जब तक कि आपकी खाने की आखिरी ग़िज़ाइयत भी खून में चली ना जाए। ठीक है, उसके बाद कौन सा पीरियड आएगा, उसके बाद आएगा बेसल इंसुलिन का पीरियड, वही हल्की हल्की इंसुलिन निकल रही होगी। ठीक है, जब तक कि खाना हजम पूरा खून में चला गया, हमारी इंटेस्टाइन खाली है, तो अब कौन सी पेनक्रियास से इंसुलिन निकलेगी, पेनक्रियास की बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलेगी बहुत ही कम 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 होगी, इसको हम कहते हैं बेसल। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। पहले कौन से निकले, हमारे पास बर्स्ट इंसुलिन का निकला, बोलस इंसुलिन था, फिर क्या सस्टेन्ड, फिर क्या हमारे पास बेसल। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है हमारे पास, लिखा हुआ है हाउएवर हैविंग virtually no functional beta cells, these with type 1 diabetes can neither maintain a basal secretion level of insulin nor respond to variations in circulating fuels। ये बात पहले से ही लिंक करी है। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, पहले पॉइंट से ही लिंक है कि हाउएवर बेसिकली हमारे पास होगा क्या कि टाइप 1 डायबिटीज़ में जब हमारे पास बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है, तो इंसुलिन है ही नहीं। जब इंसुलिन है ही नहीं तो बॉडी की जो बेसल इंसुलिन थी वो भी मेंटेन नहीं है, क्योंकि बेसल इंसुलिन क्या होती है, हम खाना नहीं खा रहे तब भी क्या हो रही है, हल्की हल्की इंसुलिन निकल रही है। ठीक है, ताकि हमारे पास फैट को तोड़ने का, प्रोटीन को तोड़ने का और लीवर में जो स्टोर थी ग्लूकोज, ठीक है, उसको तोड़ने का अमल को हल्का किया जा सके। लेकिन जब बेसल इंसुलिन नहीं है तो जो बॉडी होगी, बॉडी में ये टूटने का अमल शुरू हो रहा होगा, बॉडी में टूट रही है चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली कैटाबॉलिज्म हो रही है। ठीक है, तो पर्सन पतला भी हो रहा है। तो वही बात लिखी हुई है कि टाइप 1 डायबिटीज़ का जो पर्सन होता है वो मेंटेन नहीं है, उसका मेंटेन नहीं है बेसल सिक्रीशन, उसका बेसल सिक्रीशन लेवल इंसुलिन का मेंटेन ही नहीं है। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्ड टू वेरिएशन इन सर्कुलेटिंग फ्यूल्स, और ना ही वो रिस्पॉन्स कर रहा होगा किसमें, वेरिएशन, तब्दीली, यानी कि बॉडी है इसकी, अब इसको समझे इस पॉइंट को। ठीक है, इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी में इसने खाना खाया, ठीक है, तो खून में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, हाई। ठीक है, प्रोटीन खाया था, खून में अमाइनो एसिड का लेवल क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड भी है खून में। ठीक है, तो हमारे पास हमारे सर्कुलेटिंग फ्यूल्स यानी कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, इसको हम बोल रहे हैं सर्कुलेटिंग फ्यूल्स, यानी कि खून में घूमने वाले फ्यूल जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी के सेल्स को। ठीक है, अब ये घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो वेरिएशन, इस तब्दीली, पहले कम था ग्लूकोज, अब खाना खाया ज़्यादा हो गया ग्लूकोज। ठीक है, इस तब्दीली को पेनक्रियास के बीटा सेल महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो तबाह हो चुके हैं। ठीक है, तो वही बात लिखी है, टाइप 1 डायबिटीज़ का पर्सन जो है वो इस तब्दीली को, जो खून में सर्कुलेटिंग फ्यूल्स घूम रहे हैं, ठीक है, उनके लेवल हाई होना, उनका लेवल कम होना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उसको महसूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, वेरिएशंस इन सर्कुलेटिंग फ्यूल, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं खून में घूमने वाले फ्यूल्स की, उनको महसूस नहीं करा टाइप 1 डायबिटीज़ का पर्सन। ठीक है, अब यहाँ लिखा है आगे फिगर को हम डिस्कस कर लेंगे आखिर में। ठीक है, इस पूरे बेसिकली लेक्चर के आखिर में हम देख लेंगे क्या फिगर है। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल मेजर्ड एज ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड और हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c।